इतना बड़ा ऊंचा लॉन पैलेस है, ऑलरेडी उसका एवरेज हाइट 14,000 फीट ऊंचा है। वो वहाँ से उस लॉन्च पैड से चीन एशिया के बहुत बड़े क्षेत्र में वहीं बैठे बैठे हथियार से बम बरसा रहे। तो उसमें जब विड्रॉल ऑर्डर नहीं हुआ तो बाकी लोग तो विड्रॉ कर गए। हमारे जो फौज थी वो वहाँ डटे रहे, उन्होंने कहा जब तक विड्रॉल ऑर्डर नहीं आऊंगा, तो उनने काफ़ी नुकसान झेला। उसमें हथियार तो था उनके पास, लेकिन अम्यूनिशन खत्म हो गया था, लड़ भी नहीं सकते थे वो। हमारी सेना वैसे देखा जाए लड़ने में चीन क्या पूरी दुनिया की किसी सेना से कम नहीं है, सबसे आगे है। चीन ने तो 62 में अरुणाचल प्रदेश कब्जा कर ही दिया था, बिल्कुल नीचे तराई तक पहुंच गया था। और उन्होंने बल्कि ये भी घोषित किया था कि मैकमिलन लाइन को मानते नहीं थे। उन्होंने ये कहा था कि ये सारा जो अरुणाचल प्रदेश है और हमारा चीन का पार्ट है, तिब्बत का पार्ट है और चीन का पार्ट है। क्योंकि उन प्रदेशों की जो संस्कृति है, वहाँ जो आबादी है, उनका कुछ न कुछ तिब्बत से लेना देना। उनकी भाषा भी वहीं तिब्बती है, उनका रहन सहन भी तिब्बत से, उनका शादी ब्याह का संबंध भी था। तो इस तरह से वो मानते थे, तो इसलिए उन्होंने हमला किया था और यहाँ तक आ गए थे वो, नीचे तक। मैं नाम भूल रहा हूँ जगहों का, वहाँ तक काफ़ी नीचे तराई तक आ गए थे। फिर उस समय हमारी आर्मी को तैयारी नहीं थी पूरी, तो हमारे आर्मी को बहुत नुकसान झेलना पड़ा था। हमारे पलटन उस समय अरुणाचल प्रदेश में ही सबसे पूर्व में तैनात हुआ था, तो उसमें काफ़ी लोग कैद भी हुए, काफ़ी लोग मारे भी गए थे। लेकिन वो अपनी जितनी हमें क्षमता के अनुसार लड़े, और वो फिर वापस जब आए तो उसको फिर हमारे पलटन की बहुत दुर्दशा हुई, क्योंकि उसमें हड़बड़ी इतनी हुई। ये तो हम बाद में जो हमारे वरिष्ठ लोगों ने बताया तो वो कहानी बता रहा हूँ। हमारे पलटन को जब विड्रॉ का जो ऑर्डर आया, पहले तो डिप्लॉयमेंट में भी हड़बड़ी में कराया गया, जबकि वो वापस आ रहे थे, पीस स्टेशन आ रहे थे। तो आधे रास्ते में ही जिस ट्रेन से वापस आ रहे थे, उस ट्रेन को वापस भेज दिया गया, फिर उधर चीन की दिशा में उनको डिप्लॉय किया गया। तो कंपनी करके डिप्लॉय किया। कुछ 1-2 कंपनी को नदी पार भेज दिया, लोहित नदी के पार, किसी को इधर भेज दिया। तो एक कंपनी को दूसरे कंपनी के लोकेशन की जानकारी नहीं थी। तो उसमें काफ़ी ये भी यहाँ तक हुआ हमारे पलटन को, जब विड्रॉल का ऑर्डर हुआ, जब कि आर्मी जब चीन से लड़ना नहीं है, विड्रॉ हो रहा, हमारे आर्मी को विड्रॉल ऑर्डर तक नहीं मिला। क्योंकि जो ब्रिगेडियर कमांडर थे, उसको भी ये पता नहीं चल पाया कि 33 गोरखा राइफल में यहाँ डिप्लॉय हो गया। तो उसमें जब विड्रॉल ऑर्डर नहीं हुआ तो बाकी लोग तो विड्रॉ कर गए। हमारे जो फौज थी वो वहाँ डटे रहे, उन्होंने कहा जब तक विड्रॉल ऑर्डर नहीं आऊंगा, तो उनने काफ़ी नुकसान झेला। उसमें हथियार तो था उनके पास, लेकिन अम्यूनिशन खत्म हो गया था, लड़ भी नहीं सकते थे वो। और चीन तो पूरा भारी भरकम पर तैर के से आया था। तो उसमें जब जो बचे हुए थे उनको रीग्रुप किया गया, आसाम में ही रंगिया के नज़दीक उनको रीग्रुप किया गया। और उसमें ये कहा गया कि तुमको दोबारा तैयारी करके दोबारा जाना है। उसी तैयारी के दौरान मैं वहाँ अपने पलटन में पहुँचा था। हमारी उन दिनों बहुत सख्त ट्रेनिंग की गई, हमको रात भर भी उन्हें ट्रेनिंग किया जाता, उसको कितने बार अप डाउन करा जाता। ये कहा जाता था बार बार कि वापस जाना है वहीं, जहाँ हमारे पलटन के लोग अभी वहाँ जंगलों में हो सकते हैं, छिपे हों, नहीं आ पा रहे हों, उनको ढूंढ के लाना है। चीन है तो उनके लड़ना है, ये हमको ट्रेनिंग दी गई थी। तो हमने किया हो, लेकिन चीन वाले वहाँ से छोड़ के चले गए थे। लेकिन वहाँ के जंगलों में ढूंढा गया तो एक हमारे राइफलमैन, हमारे पलटन का एक राइफलमैन वो जिंदा वहाँ वापस मिला, जंगल में भटकते हुए वो। लेकिन वो बहुत परेशान था बेचारा, वो जंगलों में वो कहता था कि मैंने घास खाया है, घास खा खा के जिंदा रहा, कुछ खाने को नहीं था। राइफल में गोली नहीं तो क्या करते, राइफल में फेंक दिया उसने। तो उसने एक कहानी और बताई थी, एक और सिपाही जो था उसी के दौरान वो घायल हो चुका था, वहाँ वो गिर गया था, उसको अब लाता तो खुद ही अपनी हालत ठीक नहीं थी। तो वो जो घायल हुआ था उसने वो ये कहता था बार बार कि मुझे, वो डेल्टा कंपनी का था, तो कहता कि डेल्टा कंपनी वालों को कहना कि मुझे लेने आए। लेकिन कौन बताता, वो भी वहीं घूम रहा था, टहल रहा था, वो भी जा नहीं पाया। बाद में उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली वहाँ पर, वो जानवर खा गए उसको। तो ऐसे परिस्थिति में हमारे पलटन की हालत खराब हो गई थी और बहुत कम लोग बच के वापस आ पाए थे, बताया। और उसको रीग्रुप करके तैयारी के दौरान मैं पलटन जो इमरजेंसी कमीशन लेके पहुंचा, तो उस तैयारी के दौरान थे। हमारी सेना वैसे देखा जाए लड़ने में चीन क्या पूरी दुनिया की किसी सेना
से कम नहीं, सबसे आगे हैं। क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग है, इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग इतनी मजबूत है, इतनी इस तरीके से उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, और ट्रेनिंग एक बार नहीं दी जाती है, पूरे साल भर ट्रेनिंग होती है हमारे फौज में। इतनी किस्म के कोर्सेज कराए जाते हैं, अम्यूनिशन वेपन्स ट्रेनिंग अलग कराया जाता है, प्लाटून कमांडर की कोर्स अलग होता है, सीनियर ऑफिसर्स कोर्स अलग होता है। इतनी ट्रेनिंग देते हैं पूरे साल भर, जिंदगी भर आर्मी में आपको ट्रेनिंग, अंत रिटायर होने तक आदमी ट्रेनिंग मिलती है आर्मी में। और रिटायर होने से पहले फिर रिटायरमेंट के बाद रिहेबिलिटेशन कैटेगरी, उसकी भी ट्रेनिंग हमारी आर्मी में दिया जाता है। इसलिए हमारे आर्मी के जो सेना है उनको लड़ने और स्ट्रेटजी की पूरी ट्रेनिंग तो दी जाती है, उसके साथ साथ उसका मनोबल इतना ऊंचा होता है, वो उनको ये अपने परिवार का परिवार नहीं होती है। वो उसको ये कहता है कि मैं लड़ूंगा, मर जाऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी सेना है, मेरे बाद मेरे परिवार का देखभाल खुद करेगी। हम ऐसी परिपाटी थी। देखिए, हमारा जो सबसे खतरनाक बॉर्डर है वो हिमालय है, तो इसलिए हमको सबसे ज़्यादा तैयारी, राजस्थान भी है हमारे यहाँ। अब बांग्लादेश में तो खैर ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वहाँ तो पानी है, वो तो हमारे वो है, फ्रेंडली कंट्री है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से खतरा है, वहाँ जो वहाँ वो है। लेकिन हमारा मुख्य जो वो है दुश्मन है, वो हमारे उत्तर की तरफ बैठा हुआ है। इसलिए हमको पर्वतीय क्षेत्र के जो स्ट्रेटजी, हिल स्ट्रेटजी, उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। पर्वतीय क्षेत्र में कैसे लड़ा जाए, ये शिक्षा देना बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमारी सेना ने कर भी रखा है। आपको गुलमर्ग में हाई विंटर वारफेयर ट्रेनिंग सिखाया जाता है, एल्टीट्यूड वारफेयर ट्रेनिंग कराया जाता है, और पर्वतीय क्षेत्र में किस तरह से जंगल वारफेयर किया जाता है, उसके कैडर होते हैं, ट्रेनिंग होते हैं, कोर्सेज होते हैं, ये सब सिखाया जाता है। जंगल में कैसे, यहाँ तक कि हुआ एक बार मैंने कोर्स तो नहीं किया, कैडर किया था 2-3 हफ्ते का। यहाँ तक सिखाया जाता है फौज में कि अगर जंगल में तुम रहो तो जंगल में जो चीजें होती है, हाउ टू लिव ऑफ द लैंड कहते हैं। इसका मैं समझ पाता हूँ, चीन ने जो ये पश्चिम तिब्बत में एक बहुत बड़ा अड्डा बना दिया है। एक जगह है, हम लोग उसको पहले उसको गढ़तो कहते हैं, उसको दूसरा नाम दे रखा है। वहाँ कहा जाता है कि वहाँ पर चीन ने बहुत बड़ा एक एयरफोर्स और ये सुपर जेट एयरक्राफ्ट का वहाँ अड्डा बना रखा है। वहाँ से वो इतना बड़ा ऊंचा लॉन पैच है, ऑलरेडी उसका एवरेज हाइट 14,000 फीट ऊंचा है। वो वहाँ से, उस लॉन्च पैड से चीन एशिया के बहुत बड़े क्षेत्र में वहीं बैठे बैठे हथियार से बम बरसा सकता है। तो उसका सुपरविजन करना बहुत ज़रूरी है। मैं पहले जब पढ़ता था, उसमें हमारे पूर्वज जो थे, हमारे पिताजी थे और तो हमारे बड़े भाई थे, तिब्बत का व्यापार करते थे। तो हम उस समय यही सोचते थे कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे, तिब्बत जाएंगे, व्यापार करेंगे, इतना ही था। बाकी चीज़ें हमको जानकारी नहीं मिलती थी, बहुत सुदूर क्षेत्र के रहने वाला हूँ मैं। तो लेकिन जब चीन ने वहाँ कब्जा कर लिया तो चीन का व्यापार ख़त्म हो गया, तो हमको नौकरी ढूंढनी पड़ी। उस नौकरी ढूंढने में मैंने खासकर, मैं उस जनरेशन का हूँ जिसमें बहुत बड़ा जनरेशन गैप आया। हमको जो नौकरी मिले उसमें जाने की, पटवारी का, अपर डिवीजन क्लर्क का, जितने भी एग्जामिनेशन सब दिया मैंने, यहाँ तक दारोगा भर्ती में भी गया, जहाँ नौकरी मिले। लेकिन इसी सिलसिले में करते करते जब मैं कुछ नौकरी मिलेगी, दारोगा भर्ती में मैं पास हो गया था, जब तक उसमें ज्वाइन करता तब तक चीन ने कब्जा कर दिया था, इमरजेंसी लग गई थी। तो एकदम से इमरजेंसी कमीशन की बात आई, तो मैं भी उसमें गया। मैंने क्या पता देश की सेवा करने का मौका मिला, साथ ही साथ रोजगार भी मिलेगा। उसमें गया तो सौभाग्य से मेरा सिलेक्शन हो गया उसमें। तब मैं फौज में गया। मुझे फौज में जाने की कभी कल्पना नहीं थी मैं फौज में जाऊँगा। लेकिन उसमें जब इमरजेंसी कमीशन ख़त्म हुआ तो फिर हुआ कि तो घर भेजेंगे, इतने लोगों को कहाँ पालेंगे फौज में। तब उन्होंने, आर्मी ने, भारत सरकार ने यही सोचा कि इन लोगों ने हमारी समय पर इन्होंने फौज में आके कुर्बानी देने की तैयार हुए थे, इनको खाली हाथ हम घर नहीं भेज सकते हैं। तो हमारे लिए बहुत सारे ऑल इंडिया सर्विसेज में हमारे रिजर्वेशन मिला, हमारे आर्मी जो रिलीज हुआ था उसमें। सौभाग्य से मैंने ट्राई किया, मेरे किस्मत अच्छे थे, मुझे अच्छे गुरु भी मिले फौज में, मैं उनको अब याद करता हूँ समय पर। वो नहीं होते तो मैं तो सिंपल ग्रेजुएट हूँ, ग्रेजुएट किसी तरह से पास किया था। तो ये होते हुए
किस्मत अच्छी थी, मैं वो गुरु भी मुझे अच्छे, उन्होंने मुझे गाइड भी किया, करने के बाद मैं पास हुआ, इसमें आया। फिर इसमें आया तो यहाँ मैंने देखा सिविल में कि आर्मी का और यहाँ का तो ज़मीन आसमान का अंतर है। फौज सर में जो आप ना थोड़ा सा अपना नाम और मेरा नाम है कैप्टन। एस एस सुरेंद्र सिंह पांगती, मेरे पिताजी का नाम था त्रिलोक सिंह पांगती, और मैं सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी, पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी का रहने वाला हूँ। और मेरी पैदाइश मिलम गांव, आपने सोचा हुआ, जो तिब्बत की बॉर्डर 11,300 फीट की ऊंचाई में, वहाँ मेरी पैदाइश है, मेरी परवरिश वहीं हुई थी। फिर बाद में जो जो ये करना पड़ा तो नीचे आते आते आज ये देहरादून पहुँचा हूँ।